गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हमें स्टाफिंग का सेकंड पार्ट रिवीजन का रिकॉर्ड करना है और फर्स्ट पार्ट में अपन लोग रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर चुके थे। रिक्रूटमेंट में जो लास्ट टॉपिक था एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, और सारे बच्चों को पता है उसके कितने बच्चे होते हैं। आई थिंक नो होते हैं ना। 9 बच्चों को कुछ तो बेंचमार्क होता है, ठीक है ना। जैसे हम सुबह भी रिवीजन कर रहे थे तो 9 बच्चे थे वहां पे भी, नॉन किसके, नॉन टैक्स के। चलो यहाँ के जो 9 बच्चे हैं, क्या एक बार जस्ट आप उनका नाम रिकॉल करा सकते हैं? हाँ जी, एक्सटर्नल के। पहले तो बताओ इंटरनल के कितने बच्चे? वहां पे भी ऐसा था, ठीक है ना। इंटरनल के 2 बच्चे, कौन? प्रमोशन और ट्रांसफर। एक्सटर्नल के कितने बच्चे? 9, ठीक है ना। बोलिएगा आप। हाँ जी, डायरेक्ट, कैजुअल, एडवर्ड, एम्प्लॉयमेंट, प्लेसमेंट, उसके बाद कैंपस, लेबर, रिकमेंडेशन ऑफ, वेब। एक आगे पीछे मैंने कर दिया, मेरे को बाद में पता पड़ा बोलने के बाद। हाँ जी, ये 9 नाम आपको याद है क्या? और इनके अंदर का भी आई होप आपको पता ही होगा, ठीक है ना। नहीं पता है तो रिवीजन अवेलेबल है। खैर, सिलेक्शन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज के रिवीजन में हमें ज्यादा लेंथी रिवीजन नहीं होने वाला है, क्योंकि 2 ही कंपोनेंट बचे इस चैप्टर में अभी, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। और सिलेक्शन मैं नहीं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है ना। ऑलरेडी समझा चुका हूँ, रिवाइज भी करा चुका हूँ आपको, और ये भी पता है आपको कि सिलेक्शन एक कैसी प्रोसेस होती है। अच्छा भाई, नेगेटिव प्रोसेस होती है। क्या होती है? नेगेटिव प्रोसेस होती है सिलेक्शन। लेकिन आज हमें सिलेक्शन प्रोसेस को क्या करना है, रिकॉल करना है। और आज मेरे मन में एक चीज आ रही है, मेरे मन में ये आ रहा है कि जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है और स्टाफिंग है, और स्टाफिंग में बीच में सिलेक्शन, और देन वो स्टाफिंग पूरी है ना, उसके हम स्टेप्स भी क्या करेंगे बीच में, इन बिटवीन रिकॉल करेंगे ये एक बार करने के बाद, ठीक है ना। क्या आप बच्चों तैयार है? आर यू गाइस रेडी? ऐसे अगर रेडी हो तो मैं ही भग जाता हूँ इधर से। आर यू गाइस रेडी? चलो कोई बात नहीं, बेशरम तो तुम हो ही। इधर देख लो, सिलेक्शन और सिलेक्शन प्रोसेस। जब भी हमें प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को सेलेक्ट करना होता है तो उसके लिए प्रोसेस जो हम लगाते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस लगाते हैं। और सिलेक्शन अपने आप में स्टाफिंग प्रोसेस का एक स्टेप है, जिसकी कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे है, ठीक है। उसमें पहला स्टेप होता है बच्चों प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्या होता है? वापस से बोलो, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग क्या होती है? हाँ, मैं तुम्हारे से बुलवाने वाला था, लेकिन तुमने अंदर ही अंदर बोला क्या, इन्हीं को ओम भट्ट स्वाहा। बिल्कुल, कह रहे इससे पहले हमारे में बुलवा ले तो हम ही अपने मन में मंत्र मार रहे ओम भट्ट स्वाहा कि यही कंफ्यूज हो जाए। हाँ जी, तो पहला स्टेप होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ये बच्चों शुरुआती स्क्रीनिंग होती है, शुरुआती चेकिंग होती है, जहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम वो चेक करते हैं, है ना। और पहला फिल्टर लगाते हैं, है ना। और सही बोल रहा है भाई तू, कि पहले ही फिल्टर में हम क्या करते हैं, ओम भट्ट स्वाहा, ठीक है ना। जो हमारे काम का बंदा नहीं है उसे हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, है ना। इसमें हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारी रिक्वायरमेंट को क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो उसके साथ हम आगे की प्रक्रिया चालू करेंगे। और जो हमारी रिक्वायरमेंट पे खरा नहीं उतर रहा है उसे सीधा बाहर का रास्ता दिखाएंगे, बाय अप्लाइंग द फर्स्ट फिल्टर ऑफ स्टाफिंग सिलेक्शन प्रोसेस, दैट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। और इसमें बच्चों प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होती है। क्या होती है? एप्लीकेशन की स्क्रूटनी, कि जो रिक्वायरमेंट हमारी थी वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। साथ में एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू भी होता है। क्या होता है? उसमें बहुत बेसिक डिटेल्स होती है। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में 2 चीजें होती है, एप्लीकेशन की स्क्रूटनी माने एप्लीकेशन की चेकिंग होती है, और दूसरा क्या होता है, बोलो ना। दूसरा एक बहुत बेसिक क्या होता है, इंटरव्यू होता है। ये है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, ठीक है ना। देखो एमसीक्यू के लिए यहाँ पे एक बुलेट भी है, वो बोल रहा है कि ये वाला जो स्टेप है ये हेल्प करता है हमारी उन कैंडिडेट को रिजेक्ट करने में कि जो हमारे काम के नहीं है, जो चीज हमें चाहिए थी और वो उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो उनको हम क्या कर देते हैं, बाहर का रास्ता दिखाते हैं पहले ही फिल्टर में। जो लोग प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में पास हुए होते हैं उनके साथ फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो स्टेप है वो लगाते हैं उनके ऊपर, अप्लाई करते हैं, और वो टेस्ट है कौन सा, सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट के अंदर भी हमने कई सारे टेस्ट देखे थे बच्चों, 5 टेस्ट होते हैं।
और उसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट पति का सिलेक्शन टेस्ट कराओ, प्रोसेस आगे बढ़ाओ। देखो वो पंडित जी भी हंस रहे हैं, कह रहे ये क्या कार्यक्रम है। हाँ जी कह रहे हमारे बगैर तो काम पूरा नहीं होगा, इंटेलिजेंट पति का सिलेक्शन टेस्ट कराओ, प्रोसेस आगे बढ़ाओ। हाँ जी चलो ठीक है। अभी तुम प्रोसेस पे नहीं ध्यान दो, इधर दो ध्यान, नालायक हो। पहले जो इंटेलिजेंट टेस्ट है उस पे ध्यान दो, तुम प्रोसेस पे बाद में जाना। इधर देखो इंटेलिजेंट टेस्ट, पहला टेस्ट कौन सा होता है, इंटेलिजेंट टेस्ट, है ना। फिर PATI, पी फॉर कौन सा, पर्सनालिटी टेस्ट, A फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट, T फॉर ट्रेड टेस्ट एंड I फॉर इंटरेस्ट टेस्ट। ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, इंटेलिजेंस टेस्ट की, तो इंटेलिजेंस टेस्ट ये मेजर करता है कि सामने वाले का IQ कितना है, सामने वाले का IQ कितना है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। ठीक है ना। इंटेलिजेंट टेस्ट से हमें यह भी पता चलता है कि एक इंसान कितनी जल्दी सीख सकता है, ठीक है ना, उसकी लर्निंग एबिलिटी क्या है, और वो डिसीजन ले सकता है या नहीं ले सकता है, कि एकदम से सडन कोई डिसीजन लेना पड़ जाए, क्या उसके अंदर इतनी बुद्धिमत्ता है भी या नहीं भी है कि वो डिसीजन लेने में कामयाब होगा या नहीं होगा, है ना, या कंफ्यूज ही हो रहा होगा, है ना। जैसे कई बार कोई चिंटी कंफ्यूज हो जाती है ना, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड ये क्या हो गया, वैसा ऐसा तो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो बराबर से अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जा रही है तो उसमें वो डिसीजन ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, और वो कितना सीख सकता है, ये हम इंटेलिजेंट टेस्ट से पता लगाने की कोशिश करते हैं। जब हम उसका आईक्यू चेक कर लेते हैं तो साथ में उसकी पर्सनैलिटी भी टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करते हैं? अच्छा बच्चों, ये जो टेस्ट चल रही है ये कोई पेपर एंड पेंसिल टेस्ट तो है नहीं है, ये कोई एक्सरसाइज भी हो सकती है, ठीक है ना, कोई असाइनमेंट हो सकता है, कोई सिचुएशन में डाल सकते हैं आपको, और आपको टेस्ट कर सकते हैं कि सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे, इसमें आप कैसे डील करके चलोगे, वगैरह वगैरह। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में एक इंसान की पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाता है, और एक इंसान की पर्सनैलिटी बहुत सारे फैक्टर से मिलकर के बनती है। जैसे कि यहाँ पे जो उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनसे पर्सनैलिटी बनती है, उन्हीं को टेस्ट किया जाता है कि एक इंसान की वैल्यूज क्या है, उसको टेस्ट करते हैं। कहीं मतलब ये 100 रुपए पे बेईमानी नहीं दिखा रहा है, लेकिन जब इसको 1000 रुपए का कोई फ्रॉड करने का मौका मिलेगा तो ये बेईमानी कर देगा। तो इसका वैल्यूज अपने को क्या करके चलनी है, चेक करके चलनी है, पर्सनैलिटी में देखेंगे हम, ठीक है ना। उसका बिलीफ, वो उसकी सोच क्या है, उसका बिलीफ सिस्टम कैसा है। एक बंदा ऐसा होता है ना कि वो पॉजिटिव पॉजिटिव सोचता है, नेगेटिव में भी क्या सोचता है, एक है कि पॉजिटिव में भी क्या सोचता है। वो आई थिंक वो एक वो आई थी अभी, सीरीज आई थी कुछ टाइम पहले, यूपीएससी एस्पिरेंट करके, है ना, आपने देखी नहीं? हाँ जी। तो वो जो उसमें था, उसमें जो जो एक मेन कैरेक्टर में था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, तो वो थोड़ा ना मतलब थोड़ा ज्यादा सोचता था। जैसे होता ना कई सारे लोगों को आदत होती है ओवर थिंक करने की, तो वैसा। तो उसके साथ वाले लोग भी से बोलते थे, भाई तू नेगेटिव आदमी है क्या, तू हर चीज में क्या देखता है, नेगेटिविटी देखता है, कि कोई पॉजिटिव चीज भी है सबको नजर आ रही है तो उसमें भी क्या देखता है, नेगेटिविटी देखता है, वो बहुत ज्यादा सोचता है, इतना मत सोचा कर, ठीक है ना। तो उसका बिलीफ सिस्टम चेक करने का। आगे बच्चों, उसका एटीट्यूड कैसा है, किसी चीज को लेकर के उसका एटीट्यूड कैसा रहता है ना। एक मतलब वो ऑप्टिमिस्ट है या पेसिमिस्ट है, एक टाइप से वो चीज, हर एक चीज को लेकर के हर एक एंगल से उसका एटीट्यूड कैसा है। उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी को चेक करते हैं कि वो बहुत ज्यादा जल्दी से क्या तो नहीं हो जाता, इमोशनल तो नहीं हो जाता। बच्चों पहले भी बताया था मैंने, ये जो इमोशनल स्टेबिलिटी जो चेक की जाती है वो EQ से चेक की जाती है। किससे चेक की जाती है? इमोशनल कोशेंट, ठीक है ना। और जो लोगों का EQ ज्यादा होता है उन लोगों के डाउन में वो लोग काम करते हैं जिनका IQ बहुत ऊपर होता है। समझ में आ रही है ना, जिंदगी में केवल IQ काफी नहीं है, ठीक है ना, आप इमोशनली स्टेबल भी होने चाहिए, है ना। कि सामने कोई सिचुएशन है और सब पैनिक कर रहे हैं, लेकिन आपने आपके इमोशंस को कंट्रोल करके रखा है, और उस सिचुएशन में, पैनिक वाली सिचुएशन में आप फॉर्म्ड डिसीजन ले पा रहे हो, है ना। तो देखो कंबाइन करके देखो कि कहीं ना कहीं पर्सनालिटी किसको इंपैक्ट करती है, इंटेलिजेंस को क्या करती है, इंपैक्ट करती है। तो इमोशनल स्टेबिलिटी हो गई, कैपेसिटी टू गेट अलोंग, कि ये बंदा बाकी लोगों को संग में लेके चल सकता है क्या, नहीं चल सकता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आइसोलेशन में काम करने वाला है ना। अभी जो आइसोलेशन में काम करने वाला होगा वो बंदा हमारे काम का नहीं है, बिकॉज हमें तो टीम में काम करना है। जो बंदा पूरी टीम को साथ में लेके चल सकता है, हमें ऐसा बंदा चाहिए, ठीक है ना। तो उसके कैपेसिटी टू गेट अलोंग देखते हैं, वो बंदा मैच्योर है या
नहीं है, जहाँ पे जैसा बिहेव करना चाहिए, जैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए वो वैसे करता है या नहीं करता है। कहीं उसका ऐसा तो नहीं है कि अपने ऊपर से ही कंट्रोल खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम जब चेक करते हैं और इन सारी चीजों से मिलकर के ही किसी एक इंसान की पर्सनैलिटी बनती है। तो केवल आप नॉलेजेबल हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है ये भी चेक की जाती है। तो उसके लिए पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ठीक है ना। इससे हम सामने वाले इंसान के बारे में पूरा एक्सप्लोर करते हैं कि वो इंसान है क्या, ठीक है। और ये टेस्ट को ये बोल रहा है कि इसको डिजाइन करना और इम्प्लीमेंट करना काफी क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। पारस बाबू, क्यों डिफिकल्ट होता है? ये टेस्ट को डिजाइन करना और इम्प्लीमेंट करना क्यों डिफिकल्ट होता है? हाँ जी राजा बाबू, क्यों होता है डिफिकल्ट? बिकॉज ये जो पर्सनैलिटी होती है, जो पर्सनैलिटी इंसान की होती है, और इंसान कैसा होता है, वो डायनेमिक होता है और अनप्रिडिक्टेबल होता है, और सबकी नेचर डिफर करती है, हेट्रोजीनियस होता है। तो एक पैमाने पे आप हर एक इंसान को क्या नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। तो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आपको अलग अलग एक्सरसाइजेस क्या करनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंट और डिजाइन। पहले डिजाइन करेंगे, देन उसे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज हर एक इंसान की नेचर क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, ए फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट से ये पता चलता है कि एक इंसान नई स्किल्स कितना जल्दी सीख सकता है। इंटेलिजेंस से पता चलती है उसकी लर्निंग एबिलिटी की, सीख भी सकता है या नहीं भी सीख सकता है। इससे है कि कोई बिल्कुल अनरिलेटेड अगर चीज सिखा रहे हैं तो कितना जल्दी सीख जाएगा, ये होता है एप्टीट्यूड। क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है ना। ये एक इंसान की कैपेसिटी को शो करता है कि ये इंसान फ्यूचर में कितना डेवलप हो सकता है, क्या हम इसे टॉप पे लेके आ सकते हैं कि नहीं लेके आ सकते। एक इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, मतलब सबका अलग अलग रहता है। एक के अंदर हमें नजर आ रहा है कि भाई ये आने वाले टाइम का हमारा क्या है, लीडर होगा, क्या होगा, इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि पूरी टीम को, भले ही आज पोजीशन नहीं है इसके पास, लेकिन सबको क्या करके चलता है, कमांड करके चलता है, सबको सबको कोऑर्डिनेट करके चलता है। तो इसके अंदर एक कैपेसिटी है, तो ये इसको अगर हम सिखाए तो ये कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ पे भी अभी 8-10 लड़कों का स्टाफ है, तो उनमें से सारे बराबर नहीं है। एक बंदा बहुत छोटा है, एज में छोटा है, लेकिन वो काम, उसके अंदर जो मैच्योरिटी है, वो जो काम करता है वो ऐसे करता है कि जैसे 30-35 साल का बंदा करे, उतनी मैच्योरिटी है। तो और एक बंदा है वो 28-29 साल का है, हम ज्यादा उसको नहीं सिखाते। ये मैं प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ज्यादा उसको क्यों नहीं सिखाते, क्योंकि वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है, वो इतना सीखना नहीं चाहता। लेकिन वो जिसकी एज कम है ना, वो सीखना चाहता है, उसके अंदर वो जल्दी चीजें कैच कर जाता है, ठीक है ना। कभी जब अपन लोग हम आपस में अपनी बात कर रहे होते हैं, तो वो उसको भी इतना ध्यान से सुनता है कि शायद ये मेरे मेरे करियर में आगे काम में आ जाए। समझ में आ रही है ना। तो ऐसे इंसान को सिखाने में भी मन लगता है। तो हमें लगता है कि बाकी जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या जिसको कोई मतलब नहीं है, उसको सिखाने से अच्छा इसको सिखाओ, ये जल्दी कैच कर जाएगा। कई बार तुम भी होता होगा, तुम्हारे यहाँ पे भी तुम्हारे पापा ऐसे बोलते होंगे, ओ तू नहीं, उसे बुला के लेके आ, उसे पीछे जो दूसरा बंदा है ना उसे बुला के लेके आ, वो समझेगा क्या कह रहे हैं हम, वो कैच करेगा, है ना। ये तो 4 बार तो उसे बोलो, 4 बार तो है करता है ना, बाद में 5वीं बार तो बैंगन, ठीक है ना। 5वीं बारी में बैंगन बोलता है, तो उधर दूसरे को बुला के लेके आ, उसकी कैचिंग पावर बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना। तो एप्टीट्यूड से वो पता चलता है। इससे ये भी पता चलता है कि एक इंसान फ्यूचर में चल करके कैसा परफॉर्म करने वाला है या करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों ट्रेड टेस्ट। अब जिस काम के लिए इसे बुलाया हमने, जो जो प्रोफाइल के लिए हमने इसे बुलाया, वो भी तो टेस्ट कर ले कि जिस काम के लिए हम बुला रहे हैं क्या उसको वो काम करना आता है या नहीं आता है। मान लिया कोई बंदा, अगर हमने फाइनेंस से जो रिलेटेड है, जो फाइनेंशियल नेचर का जिसको नॉलेज है, उस बंदे को बुलाया, तो आज के टाइम में बच्चों उसको एक्सेल आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए। और ये मैं आपको भी हिदायत दूंगा, आपकी लाइफ में आप कभी भी अगर ऐसा आपको लगे कि हमें कुछ सीखना है, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो बच्चों एक्सेल, एमएस एक्सेल जरूर सीखना, ठीक है ना। और एमएस एक्सेल वो बच्चे वाली है, एमएस एक्सेल नहीं, सीखोगे तो बच्चे से ही, लेकिन थोड़ा फाइनेंशियल, मतलब वो फाइनेंस में कैसे यूज होती है वो वैसा। कभी भी तुम्हें लगे ना कि अपने को कुछ सीखना है, एक्स्ट्रा टाइम है हमारे पास, तो बिना सोचे समझे बेटा एमएस एक्सेल सीखना, जिंदगी में जरूर काम में आएगी आपको, ठीक है ना। आजकल जमाना ही किसका है, एमएस एक्सेल का या आपका गूगल स्प्रेडशीट का, ठीक है ना। और वो आपकी लाइफ को इतना आसान कर देगा, आप मल्टीपल टास्क क्या कर सकते हो, मतलब टाइम कम होने के बावजूद भी, एक लिमिटेड टाइम होने के बावजूद भी आप ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हो। वो आपकी बहुत, आपके ऑपरेशंस को, आपकी लाइफ को बहुत इजी कर देगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बोला कि हमने फाइनेंस वाले बंदे को हायर करना है,
तो अब उसको क्या आना चाहिए, एमएस एक्सेल आना चाहिए, है ना, उसको बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए, एक्सेल में फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी हमने क्या करके चलनी है, उसकी टेस्ट करके चलनी है। वो करते हैं किसमें, ट्रेड टेस्ट में। समझ में आ रही है आपको बात, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी। अगर मान लिया हमने टाइपिस्ट हायर किया है, कौन हायर किया है, हमें टाइपिंग करानी है, तो हम क्या उससे खिलवा के देखेंगे, क्या टाइपिंग करा के, क्या क्या कह रहा है, ड्राइविंग करा के देखेंगे उससे? टाइपिस्ट को हायर करना है, टाइपिंग करानी है, तो ड्राइविंग चेक करेंगे कि उसकी, इसको ड्राइविंग आती है क्या, तो क्या चेक करेंगे, टाइपिंग 1 मिनट के अंदर कितने वर्ड्स लिखता है, से यस और नो। तो ये बात करता है ट्रेड टेस्ट, ठीक है ना, कि उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज कितनी है, उसमें चेक करते हैं हम ट्रेड टेस्ट में, ठीक है। आगे बच्चों, फाइनली उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। सब बंदों का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। किसी बंदे को ऑफिशियल जॉब पसंद आती है, कि जहाँ पे वो एक ऑफिस में बैठा हो, लोग नॉक करके आए, परमिशन लेकर के आए, है ना, और वो अपना उधर आराम से बैठा हो, अपना एक एक जगह जहाँ पे बैठा है तो उधर ही वो उसे क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो कुछ लोगों को वैसे मजा आता है, कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि दम घुटता है उधर, है ना। मेरे टाइप के लोग होंगे तो उन्हें ऑफिस में रहना पसंद नहीं होगा, क्योंकि ऑफिस में बस एक जगह बैठ गए और तुम उधर परफॉर्म करना तो दम घुटेगा, है ना। तो तुम्हें क्या है, तुम्हें लोगों को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, लोगों के साथ में रहना अच्छा लगता है ना, ऑन साइड जाके तुम्हें लोगों के साथ जब डील करते हो तो वैसा अच्छा लगता है। तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो इस टेस्ट में हम ये चेक करते हैं कि जो जॉब हम ऑफर करने वाले हैं, जो पोजीशन हम ऑफर करने वाले सामने वाले बंदे को, क्या उसको वो फैसिनेट करती है कि नहीं करती है, उसे वो चीज अट्रैक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। कहीं जबरदस्ती हम उसे वो जॉब प्रोफाइल दे दे और वो बाद में उसका इंटरव्यू वगैरह मजा ही नहीं आ रहा है जिंदगी में, ठीक है ना। तो वैसा, तो सब हर एक बंदे का अलग अलग रहता है कि किसी को किस टाइप की जॉब पसंद आती है, काम करना पसंद आता है, मतलब जॉब से मतलब मेरा किसी टाइप का असाइनमेंट या कोई भी काम होता है वो पसंद आता है, किसी को दूसरे टाइप का पसंद आता है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उन्हें लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, ओ भाई मेरे को अकेले छोड़ दो, मैं अपना शांति में काम करूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है। 5 टेस्ट होते हैं, कौन कौन, इंटेलिजेंट पति का सिलेक्शन टेस्ट कराओ, प्रोसेस आगे बढ़ाओ। प्रोसेस आगे बढ़ाओ मतलब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी। तो नहीं, क्लैरिफाई करना जरूरी होता है ना, तेरे जैसे लोग भी तो बैठे ना इधर आईएएस क्लास में। हाँ जी। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जो लोग प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग से होकर के आए हैं और साथ में क्या कर चुके, क्लियर सिलेक्शन टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, उन लोगों को फॉर्मल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। किसके लिए बुलाएंगे, इसे बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है इंटरव्यूअर के बीच में और इंटरव्यूई के बीच में, जहां पे जो इंटरव्यूअर होता है, जो लेने वाला होता है ना, और देने वाले से, मतलब इंटरव्यू जो देता है, ठीक है ना, उससे वो बहुत सारी इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन करता है, उससे पूछता है उसके बारे में, है ना, और वो मतलब उसकी जानकारी क्या है, जॉब को लेकर के उसकी क्या नॉलेज है ना, कोई सिचुएशन में डालता है, अलग अलग सिचुएशंस बना करके उसको चेक करता है वो, ठीक है ना। तो इन डेप्थ क्या होती है, फॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है। और एट लास्ट इंटरव्यूई जो होता है, इंटरव्यूई को भी मौका मिलता है कुछ 2-4, ऐसे नहीं बहुत ज्यादा पता पड़े उल्टा ही गंगा बहानी उसने चालू कर दी कि उसका ही इंटरव्यू ले लिया इंटरव्यूअर का। 2-4 क्वेश्चन पूछने का उसको मौका मिलता है, कि जैसे कि मेरी सैलरी क्या होने वाली है, प्रमोशन पॉलिसीज क्या रहने वाली है ना, वर्किंग कल्चर कैसा होगा, है ना। तो वो सारी चीजें 3-4-5 क्वेश्चन तो ऐसे हो सकते हैं। वो सारी चीजें मैंने बता दी बच्चों। नेक्स्ट है, देखो इंसान हम हायर करने वाले हैं, उसके लिए सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग लगाई, है ना। फिर दूसरा सिलेक्शन टेस्ट, उसके अंदर वो इंटेलिजेंट पति का सिलेक्शन टेस्ट करो, प्रोसेस आगे बढ़ाओ। फिर तीसरा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब जो इंसान इंटरव्यू को भी क्रैक किया होगा, उसका हम क्या करेंगे, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करेंगे। बच्चों आजकल ये ऑनलाइन हो जाता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस मतलब किसके थ्रू आया है और उसका बैकग्राउंड क्या है, मतलब वो पहले कहाँ पे जॉब करता था, कौन कौन से असाइनमेंट उसने संभाले हैं, ये बंदा जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कहीं फ्रॉड हो, है ना, इसके ऊपर कोई एफआईआर लॉन्च हुई भी हो, पता पड़े हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, उधर से कभी पंजाब की पुलिस आ रही है, कभी हरियाणा की पुलिस आ रही है, ठीक है ना। या कोई कभी तो ऐसा हो कि ये मुन्ना भाई हो, कौन हो, अब इधर कोई भी कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हुआ, है ना, ये इसने टपका दिया, इसने टपका दी लोगों को, तो उधर से ऐसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इज्जत क्या होएगी, खराब होएगी, ठीक है ना, गुडविल हमारी क्या होएगी, धूल में मिल जाएगी। तो वैसा, तो उसके लिए पहले क्या करते हैं बच्चों, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करते हैं।
आज के तौर पे मैंने बल्कि ये जो स्टेप है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरी सिस्टर ने एक जगह से इन्फोसिस से जॉब छोड़ी है, तो दूसरी में LTI माइंडट्री में उसने अप्लाई किया, तो उनका अभी ये वाला कार्यक्रम परसों ही हुआ है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें क्या करना होता है, आपको आपकी डिटेल्स डालनी होती है। किस चीज की डिटेल्स? एक तो पैन कार्ड की डिटेल्स, यानी कि आपको जो इनकम टैक्स की डिटेल्स होती है वो डालनी होती है, साथ में जो आपकी PF की डिटेल्स होती है, प्रोविडेंट फंड की डिटेल्स होती है, वो डालनी होती है आपको, है ना। और जो उससे काफी हद तक सारा डेटा मिल जाता है उन्हें, और जो पुराना आपका जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है उससे कुछ डिटेल्स वो ले लेते हैं वहां से, ठीक है ना। तो ऐसे करके क्या हो जाता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक हो जाता है। क्या हो जाता है? रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, ठीक है ना। ये समझा कि आपको क्यों जरूरी रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, कहीं बंदा गलत ना आ जाए। वो होशियार बहुत है, लेकिन 5 केस उसके पीछे लगे हुए हैं, मतलब उसके साथ में ऐसे चिपके हुए हैं 5 केस, वो आएगा तो साथ में वो 5 केस भी आएंगे, पता पड़े, है ना। वो कितने मुल्कों की पुलिस उसे ढूंढ रही है? हाँ, 40 मुल्कों की या 72 मुल्कों की? 72 मुल्कों की पुलिस उसे ढूंढ रही है, तो ऐसा हमारे को भी दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो वो फाइनली कि बंदा फ्रॉड तो नहीं है, तो वैसा। हाँ जी, मैं आपको वापस से याद दिला दूं, आप भूल रहे हो, याद दिला दूं आपको कि ये जो प्रोसेस चल रही है ये मोर और लेस ऐसा है कि जैसे कि रिश्ते होने की प्रोसेस होती है। नहीं समझाया नहीं था आपको? मेन बैच सबसे पहले क्या होता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। क्या होती है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, फोटो आते, फोटो छाटो छाटो छाटो। हाँ बोलो ना। ए रस्ते कमाल सस्ते में। हाँ जी। और उसमें देखो, उसमें ये रहता है कि बंदे ने क्या, जैसे सुनो ना, अभी आपकी क्या होगी, कुछ रिक्वायरमेंट होगी, लेट सपोज आप क्या कर जाओ, MBA कर जाओ, कुछ भी, आप कुछ भी करो, आप कोई भी कोर्स करो, तो आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि हमारे फील्ड से कोई तो रिक्वायरमेंट क्या होती हो, मैच होती हो, ताकि सोच भी मिल जाए। क्या है? सोच। या अगर छोड़ो ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर मम्मी की रिक्वायरमेंट होती है, सुंदर सुशील हो, है ना, घरेलू हो, तो इस तरह की, घर घर का काम जानती हो। हाँ जी। तो वो होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्या होता है? अरे सुनो ना, वो क्या होता है? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। उससे क्लियर होता है तो फिर क्या होता है? सिलेक्शन टेस्ट। क्या होता है? वो जैसे अब क्या होता है कि जो लड़की के माँ बाप होते हैं, जैसे वो लड़के को देखने जाते हैं, तो मैंने बोला था ना कि वो आजकल तो शायद पता नहीं कराते कि नहीं कराते, लेकिन पहले तो होता था, है ना, उसको ऐसे बुलवा के देखते थे, बादाम बोल के बता, ठीक है ना। तो अलग अलग टाइप के सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, है ना। सिलेक्शन टेस्ट के बाद फिर क्या होता है, ये सुनो ना, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है। क्या होता है? इधर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, उधर क्या होता है? हाँ, वो लड़के लड़की का क्या रहता है, इंटरव्यू रहता है, आपस में वो बातचीत करते हैं, ठीक है ना। फिर क्या होता है, वो घर वाले अपना कार्यक्रम चलाते हैं, सुनो, घर वाले अपना कार्यक्रम चलाते हैं किसका, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक का। जो पड़ोस वाले होते, पड़ोसी होते हैं, ये जो रिश्तेदार होते हैं, उनको परेशान करते हैं, ठीक है ना। हाँ, फिर आपके जैसे लोग वो फिर वो अनाउंसमेंट करते हैं, आजकल एक वो वीडियो वायरल हो रही है, हमने देखी होगी, कृपया कर सब कल को अपने घर पे रहे, कल मुझे देखने वाले आ रहे हैं। तो वैसा वो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करते हैं कि हाँ, कि भाई, हाँ, कि बंदा भाई ये सही है कि नहीं है, इसका चाल चलन सही है या नहीं है, तौर तरीके सही है या नहीं है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किसके साथ जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कितने बजे आता है ना, हमारी लड़की को ये खुश रख सकता है कि नहीं रख सकता है। तो ये सारी चीजें रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, ठीक है ना। और बाकी जो रही सही थोड़ी बहुत कसर होती है, वो जो मोहल्ले पड़ोस की आंटी होती है वो पूरा कर देती है ना। वो 24/7 कैमरा होता है ना, तो वैसा। नेक्स्ट है बच्चों, सुनो, जब जब लड़के का चाल चलन तौर तरीका माँ बाप देख लेते हैं लड़की के, तो फाइनली उनकी तरफ से हाँ होती है कि जी हमारी तरफ से लड़का क्या है, ओके है, सिलेक्शन डिसीजन, ठीक है ना, सिलेक्शन डिसीजन। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे बंदे को जो सबसे बेस्ट बेस्ट होता है उसको क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन 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 हमने पढ़ा है बच्चों, सिलेक्शन डिसीजन लेने से पहले जो कंसर्न मैनेजर है, जिस डिपार्टमेंट में, जिस मैनेजर के साथ, जिस टीम में उसे काम करना है, उस मैनेजर के व्यू ले लिए जाते हैं कि भाई बताओ तुम्हें मंजूर है कि नहीं है। हाँ बोलो ना। मतलब यहाँ पे कैसा, जो पैरेलल यूनिवर्स में अपना एग्जाम्पल चल रहा है, उसमें कहने का मतलब क्या है, लड़की की कंसेंट ले ली जाती है। किसकी कंसेंट ले ली जाती है? कि भाई लड़का तुम्हें पसंद है या नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ठीक है यार, HR तो हायर करके दे देगा, वो बता देगा, अल्टीमेटली रहना तो किसके साथ ही है,
मतलब वो कंसर्न मैनेजर के साथ रहना है ना, हाँ बोलो ना, तो वो ऐसे कंसेंट हो जानी चाहिए, तो ये होता है सिलेक्शन डिसीजन। क्या होता है? और जैसे ही सिलेक्शन डिसीजन हो जाता है उसके बाद बच्चों होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या होता है? मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है ना। अब भैया वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, इधर देख लो मेडिकल एग्जामिनेशन। जैसे आर्मी में होता है, आर्मी में वो इस वजह से होता है, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे मान लिया आर्मी में बंदा गया है ना, तो उसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज हो, कौन सी डिजीज हो? कम्युनिकेबल, तो बाकी सारे लोगों को भी हो जाएगी, तो दैट्स व्हाई मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि ये बंदा फिजिकली और मेंटली फिट है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई ये बात बात पे किसी ने इसे थोड़ा भी डांट लगा दी, ये बोल रहा था नस काट रहा हूँ अपनी, ठीक है ना? तो ऐसा ना हो, तो मेडिकल मतलब ये बराबर है बंदा, ठीक है। नेक्स्ट है, नहीं भाई ऐसे बंदों से बहुत डर लगता है, ऐसे लोगों से। पता क्या, नहीं आपके लिए भी बेटा मैसेज है, सुनो ना। अभी आप ना 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 अभी आप इधर 12th निकल करके, है ना, इधर बाहर कॉलेज में जाओगे, अक्षिता तो बाहर रहती है, हॉस्टल में रहती है ना, साथ में कोई साथ वाला बंदा तुम्हारे से हो, जो तुम्हारा रूममेट हो, है ना, होते मैंने देखे बहुत सारे केस, बच्चे बताते हैं अपने यहाँ पे आकर के कि भैया मेरा रूममेट ऐसा है, उसे थोड़ी भी कुछ बात बोल दी, वो कह रहा भाई मैं नस काट लूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। तो भैया ऐसे बंदों से दूर ही रहना चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर साहब रहने दो, ठीक है ना। मेडिकल एग्जामिनेशन समझा क्या आपको? अरे बोलो ना। तो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो जो बंदा डिक्लेयर होगा फिट, फिजिकली भी और मेंटली भी, है ना, फिर आगे क्या होगा, अब दिया जाएगा उसे जॉब ऑफर। क्या दिया जाएगा कि भाई देखो हमारी तरफ से फाइनल है, कि हमारी तरफ से हाँ है, अब तुम देखो कि तुम्हें, मतलब हमारी तरफ से तो मंजूर है, अब तुम बताओ कि तुम्हें कबूल है या नहीं है। तो वो जॉब ऑफर, जॉब ऑफर में क्या दी जाती है उसे, एक उसकी एक्सेप्टेंस के बारे में जाना जाता है कि वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, उसमें बाकी चीजें भी होती है, टर्म्स एंड कंडीशन भी होती है जॉब ऑफर में, कि आप जो ये हमारी शर्तें हैं आप इनको एग्री करते हो या नहीं करते हो, कि भाई प्रमोशन ऐसे होएगा, सैलरी हाइक ऐसे होएगा, इतने बजे आना पड़ेगा आपको, इस डेट से आप रिपोर्ट करोगे, वर्किंग आवर्स ये होंगे, क्या आपकी पोजीशंस होगी, है ना, वो सारी चीजें उसमें होती है। अगर वो आपको मंजूर है तो फिर फाइनली क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। समझ में आ रही बात? मतलब इधर तो ऐसा रहता है कि जॉब ऑफर में तो क्या होता है कि ये मान के चलो आप कि अभी कार्ड छपने के पहले बस, है ना, कोई तो पहला स्टेप होता है वो होता है बस, अब कार्ड छप गए और फाइनली क्या हो गया अब, हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया किसका, एम्प्लॉयमेंट का। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है बच्चों, एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पे क्या होता है कि जो दोनों पार्टी होती है वो एग्री करते हैं, है ना, और वो भी रिटन में, किसमें, रिटन में। इसमें वो सारी डिटेल्स होती है जो वो क्या करते हैं, अटेस्ट करते हैं, सेल्फ अटेस्टेड डिटेल्स होती है कि हाँ हम ये सारी बातें हमें क्या है, मंजूर है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, ठीक है ना। सारी इंफॉर्मेशन जो, सुनो ना, देखो जॉब ऑफर में और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क है, जॉब ऑफर में भी वही डिटेल्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी वही डिटेल्स होती है। जॉब ऑफर में तो ऐसा तुम्हारी एक्सेप्टेंस मांगी जाती है कि तुम एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो, और वही डिटेल्स स्टैम्प पेपर पे लिख करके, है ना, उनको जब हम साइन कर देते तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है किसका, एम्प्लॉयमेंट। बात समझ में आती है आपको? कितने स्टेप है इधर, 7 है कि 8 है? 8 स्टेप होंगे। पहला प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, दूसरा सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट में इंटेलिजेंट पति का सिलेक्शन टेस्ट कराओ, प्रोसेस आगे बढ़ाओ, चलो बढ़ाते प्रोसेस आगे। तीसरा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, चौथा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन, सिलेक्शन डिसीजन लेने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, देन जॉब ऑफर, और फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इतनी बात समझ में आती है आपको? चलो अब शुरू से एक बार आते हैं, प्लानिंग से शुरू से आते हैं, है ना। प्लानिंग प्रोसेस में कितने स्टेप होते हैं बच्चे लोगों? हाँ जी, 7 स्टेप होते हैं, और 2 अंदर की हेडिंग होती है, सारी 9 हेडिंग होती है। सबसे पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमाइसेस, प्रेमाइसेस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, इंटरनल प्रेमाइसेस और एक्सटर्नल प्रेमाइसेस, है ना। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमाइसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, आइडेंटिफाई करने के बाद इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, इवैल्यूएट करने के बाद हाँ सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव, ठीक है ना, सेलेक्ट करने के बाद इम्प्लीमेंट द प्लान एंड फॉलो अप एक्शन। 7 स्टेप हो गए, 2 अंदर की हेडिंग थी, तो ओवरऑल 9 हेडिंग हो गई।
ठीक है ना। बराबर से ऑर्गेनाइजिंग पे आते हैं बच्चे लोगों। ऑर्गेनाइजिंग में 4 स्टेप रहते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटेशन या जिसको डिपार्टमेंटलाइजेशन भी बोलते हैं। तीसरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड चौथा एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, है ना। अब आ जाते किस पे, स्टाफिंग पे। स्टाफिंग की प्रोसेस बताओ कहां से चालू होती है? एस्टिमिंग ना, एस्टिमेटिंग, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। उसके अंदर दो एनालिसिस चलते हैं, वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस। फिर दूसरा रिक्रूटमेंट, तीसरा सिलेक्शन। सिलेक्शन में अब इधर घुस जाओ, ठीक है ना, ये वाली प्रोसेस में, देन आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में पहला क्या रहता है, बोलो ना, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, साथ में इसमें प्रिलिमिनरी इंटरव्यू हो जाता है। दूसरा सिलेक्शन टेस्ट, इंटेलिजेंट पति का सिलेक्शन टेस्ट कराओ, प्रोसेस आगे बढ़ाओ, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। फिर पांचवा सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। उधर सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद क्या होता है बच्चे लोगों, बोलो ना, सिलेक्शन के बाद क्या होता है? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट कराने के बाद और ओरिएंटेशन कराने के बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, फिर क्या होगा? परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, और लास्ट स्टेप होता है बच्चों कॉम्पनसेशन। क्या होता है? अभी तक की स्टाफिंग में, मतलब स्टाफिंग तक की हमारी पूरी प्रोसेस होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लानिंग टू द स्टाफिंग। तो सुनो, लास्ट बच्चा है बच्चों ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। लास्ट बच्चा बचा है बच्चों ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट? ट्रेनिंग जो आपकी नॉलेज को, जो वर्क रिलेटेड नॉलेज है, स्किल्स है, उसको क्या करती है? इंप्रूव करती है, ताकि आप एफिशिएंट बन जाओ। क्या बन जाओ? एफिशिएंट। जबकि डेवलपमेंट में आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ होती है, उसको इंश्योर किया जाता है कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है ना। जो काम की चीजें है, जो हमारे मकसद से रिलेट करती है, ठीक है ना, वो केवल हम अगर आपको बताते हैं तो वो है ट्रेनिंग। लेकिन आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, वो किस में आता है बच्चों? डेवलपमेंट में आता है। आपकी ओवरऑल ग्रोथ हो, वो आता है किसमें? डेवलपमेंट में। जो काम की बातें हमारे काम से रिलेट करती है वो बताते हैं, वो तो ट्रेनिंग है। लेकिन और भी हम बातें आपको बताते हैं, वो क्या है? डेवलपमेंट है। क्या है? अब जैसे बच्चों, मैं अब यहीं पे एग्जांपल देता हूं आपको। मेरा कोई एक्सेल से तो मतलब नहीं है तुम्हारा फिलहाल, ठीक है ना, लेकिन मैंने आपको बोला कि जिंदगी में कभी अगर ऐसा लगे आपको कि कुछ सीखना है तो एक्सेल सीखनी चाहिए हमें। यस और नो? अभी ये क्या हो रहा है, तुम्हें पता पड़ी कि कभी भी अगर यार हम 12th के बाद खाली हुए, कभी भी अगर हमारे को 1-2 महीने का ऐसा गैप मिला, तो हम क्या सीखेंगे? एक्सेल सीखेंगे, है ना। तो ये चीज तुम्हारे किसके लिए बताई जा रही है? ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ये मार्क्स लाने से तो इसका कोई मकसद नहीं है एक्सेल का। समझ में आ रही ना बात? मैं कह रहा हूं कि बच्चे लोगों, वापस से आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन की डेफिनेशन बताओ, आप स्टाफिंग की डेफिनेशन बताओ, सिलेक्शन प्रोसेस बताओ, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लानिंग और लास्ट तक स्टाफिंग के जो स्टेप्स है वो बताओ। तो ये मेरे किससे रिलेट करती है? जो मेरा एक्चुअल में जो मेरा मकसद है और जो आपका मकसद है, जिस मकसद के लिए आप आए हो। लेकिन वो ट्रेनिंग है। वो क्या है? और भी दुनिया जहान की चीजें हम आपको बताते हैं साइड बाय साइड, वो किस में काउंट होगी? डेवलपमेंट में, है ना। उससे आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगते हैं, आपको कुछ नया सीखने मिलता है। यस और नो? तो ये चीज हो गई। तो ट्रेनिंग यहाँ पे लिखा है बच्चों, कैसे डिफाइन करेंगे? ट्रेनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हमारी जो नॉलेज होती है, स्किल्स होती है, एबिलिटीज होती है एम्प्लॉइज की, वो क्या होती है? इंप्रूव होती है एक पोजीशन, एक जॉब को क्या करने के लिए? परफॉर्म करने के लिए। ये एक सिस्टमेटिक और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। मैंने पहले भी आपको एक चीज बताई थी, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो वर्कर्स है हमारे, वो बार बार किसको परेशान कर रहे हैं? अपने सुपीरियर को परेशान कर रहे हैं। परेशान इन द सेंस आके पूछ रहे हैं कि ये हमारे को हो नहीं रहा है काम, बता दो, हमारी हेल्प कर दो, ये और वो, है ना। फिर वो सारी कहानी पूरी सुना करके, मैंने तो बहुत कट शॉर्ट में बताई आपको, पूरी वो छापेगा पूरा माहौल बना करके, और बाद में पूछेगा कि बताओ व्हाट कैन बी द रेमेडी। रेमेडी क्या हो सकती है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराओ भाई अपने एम्प्लॉइज का, है ना। क्योंकि अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराओगे तो वो सुपीरियर को आके बार बार परेशान नहीं करेंगे, वो अपने आप इस काबिल बन जाएंगे कि वो चीजों को संभाल लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा फिर वो दूसरे पार्ट में क्वेश्चन पूछता है कि जो तुमने रेमेडी बताई उसकी इंपॉर्टेंस बताओ। अभी आगे आएगा टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और उसके फायदे ऑर्गेनाइजेशन को भी होते हैं, एम्प्लॉय को भी होते हैं। ऐसा टॉपिक है आगे, अभी दिखाऊंगा अभी आपको। हाँ जी। तो ट्रेनिंग एक इंसान को इस लायक बनाती है कि वो अपनी प्रेजेंट जॉब को तो बेहतर परफॉर्म कर पाए,
और प्रिपेयर हो जाए किसके लिए, हायर पोजीशन के लिए। जबकि डेवलपमेंट जो होता है बच्चों वो ओवरऑल ग्रोथ को इंश्योर करता है किसी भी एम्प्लॉय की, ठीक है ना। ये इसका मकसद होता है, किसका, डेवलपमेंट का मकसद होता है कि एम्प्लॉय को वो इस लायक बनाए कि वो आने वाले टाइम में जो मोर चैलेंजिंग जॉब्स है, जहां पे चैलेंजेस ज्यादा है, उनको भी वो क्या कर पाए, हैंडल कर पाए। समझ में आ रही है बात। आगे इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के फायदे क्या होते हैं। फायदे केवल एम्प्लॉइज को नहीं होते, साथ में ऑर्गेनाइजेशन को भी होते हैं। और पहला फायदा यही है कि ऑर्गेनाइजेशन को फायदा क्या क्या होता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कराने के अपने एम्प्लॉइज को। तो हमारी एमटी है बच्चों, फ्यूचर बूस्ट होगा तो रेवेन्यू सिस्टमेटिकली फास्ट इंक्रीज होगा। फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर। आज हम अपने बंदों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे तो कल के आने वाले वो हमारे मैनेजर्स होंगे। कौन होंगे, एक बात बताओ यार, आज अगर मैं ही सारे असाइनमेंट पूरा करते रहूंगा ये मान के कि तुम तो ढक्कन हो, तुम ढोकले हो, है ना, तो हम नई जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं, है ना, अपने हम नई जनरेशन को सिखा रहे हैं कि नहीं भाई तुम किसी काबिल नहीं हो, और वो सेल्फ डाउट करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, आज उन्हें चीजों को क्या करो, डेलीगेट करो, चीजें जो असाइनमेंट है उन्हें ट्रांसफर करो, उन्हें प्रॉब्लम आती है उन्हें सिखाओ, उन्हें बताओ, उन्हें समझाओ, तो ही तो वो आगे चल करके क्या बनेंगे, लायक बनेंगे। से सुनो, गलती इंसान करता है, इंसान से ही गलती होती है, एक बार करेगा, दो बार करेगा, गलती करके सीखेगा। लेकिन अगर हम सिखाने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो आगे आने वाली फ्यूचर की जो पोजीशंस है, जो फ्यूचर जो हम मैनेजर, जो फ्यूचर लीडर हम ढूंढ रहे हैं वो बन ही नहीं पाएंगे। प्रोसेस वहीं पे क्या हो जाएगी, स्टैग्नेट कर जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये फायदा है कि आने वाले टाइम के जो मैनेजर्स है ना, वो तैयार हो रहे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अंदर से ही क्या कर देंगे, हम लोगों को हायर पोजीशन के लिए अपॉइंट कर लेंगे, और जो निचले स्तर की जो पोजीशन है उनके लिए बाहर से बंदे ले आएंगे। क्योंकि एक पुराना बंदा दोस्त पुराना ही होता है, उसको चीजों को पता रहता है, ऑर्गेनाइजेशन की सारी चीजों का, ठीक है ना। तो ये चीज है, प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर। फ्यूचर बूस्ट होगा जब हम अपने बंदों को प्रमोट करेंगे, तो क्या उनका मोटिवेशन बूस्ट नहीं होगा। भाई अकाउंटेंट बन के आया था मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, और आज पूरी अकाउंट टीम को मैं क्या करता हूँ, हेड करता हूँ, ठीक है ना। 10 साल के करियर में मैंने इतनी ग्रोथ की है, तो क्या उसका मोटिवेशन बूस्ट नहीं होगा। तुम भी भाई मेहनत करो, आज के जो नौजवान है तुम भी क्या करो, मेहनत करो। मैं भी ऐसे कभी बोलते ना, देखो अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आज तक वाले अमित शाह का इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने बोला कि भाई तुमने तीनों स्टेट जीत के आए तुम, है ना, और तीनों स्टेट में तुमने बिल्कुल एकदम से नया चेहरा लेके आए, है ना, तो क्या वो कद्दावर नेता थे, है ना। तो जो पहले ऑलरेडी जो बहुत टाइम से भी काम कर रहे हैं, आपने उनको क्यों मौका नहीं दिया, वो भी तो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। तो अमित शाह का जवाब सुनो, उसने क्या बोला, उसने बोला कि हमारा हर एक कार्यकर्ता कद्दावर है जो बिल्कुल बेस लेवल पे काम करता है। और उसने ये मैसेज दिया कि भाई एक टाइम पे, आज मैं गृह मंत्री बन के बैठा हूं, मैं भी क्या था एक टाइम पे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था। जब मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, वहां उधर लेवल से तो कोई भी आ सकता है, जो ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ क्या करेगा, पूरी पार्टी को सर्व करेगा। तो ये बोल रहा है कि बूस्ट द मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। जब लोगों को ये रहेगा कि भाई हमें चीजें सिखाई जाएगी और सीख करके हम उछले स्तर पे जा सकते हैं, तो बताओ उनका मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा। भाई ये भी तो ऐसे गया, अमित शाह भी तो ऐसा गया, बाकी जो नीचे के जो बेस लेवल के कार्यकर्ता है उनके अंदर तो ये मैसेज जाएगा ना, भाई जब ये जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं। समझ में आ रही है, तो उनका मोटिवेशन बढ़ेगा। तो ये फायदा है। और जैसे मोटिवेशन बढ़ेगा उनका, तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो किसको फायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन को, उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। हालांकि आगे वो पॉइंट बोल दे वो बात अलग है, लेकिन वो पॉइंट इससे रिलेट करता है। मुझे बताओ अभी तक मैंने आपको क्या रिकॉल कराया कि ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के, डेवलपमेंट कराने के अपने एम्प्लॉइज को दो फायदे होते हैं फिलहाल के तौर पे, जो मैंने अभी बताया आपको। पहला, एक तो फ्यूचर के लिए मैनेजर तैयार हो रहे हैं, और दूसरा उनका मोटिवेशन लेवल क्या होगा, बूस्ट होगा, ठीक है ना। फ्यूचर बूस्ट होगा तो रेवेन्यू, जब उनका मोटिवेशन लेवल हाई होगा, तो अभी मैंने बोला वो डेडिकेशन के साथ और कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, और जब डेडिकेशन कमिटमेंट के साथ इंसान काम करता है तो ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू कम होगा कि ज्यादा होगा, रिसोर्स की वेस्टेज कम होगी या ज्यादा होगी, वेस्टेज कम होगी, और वो एफिशिएंट बनेंगे तो रेवेन्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ग्रेटर रेवेन्यू। भाई एक तो काम ये है कि तुम बिना सीखे करोगे, एक तो काम तुम बिना सीखे करोगे, एक सीख करके करोगे। ज्यादा कॉन्फिडेंस कहां पे आएगा, जब सीख के करोगे, ठीक है ना। और जब सीख के करोगे तो चांसेस है कि आप ज्यादा भी कमाओगे। बिना सीखे करोगे तो वो आप पहले देखते रहोगे, गलती करोगे, फिर पता लगाओगे क्या गलती हुई, वगैरह वगैरह।
कोई काम सीख के करते हैं तो कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ये हम और डिटेल में कहाँ पे देखेंगे, जब मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, फ्यूचर बूस्ट होगा तो रेवेन्यू सिस्टमेटिकली। नेक्स्ट है बच्चों सिस्टमेटिक लर्निंग। यहाँ पे क्या होगी, सिस्टमेटिक लर्निंग होगी, क्योंकि जब हम क्या कराएंगे, जैसे हम सिखा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि किसी को कुछ भी सिखा देंगे, सामने वाले का कैलिबर देखेंगे, उसका इंटरेस्ट का फील्ड देखेंगे, वो कहाँ पे जॉब, कौन से डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, तो उसे वही चीजें सिखाएंगे हम। तो इससे क्या होगा, जो हमारे एम्प्लॉइज लायक है उनको हम सिस्टमेटिकली चीजें सिखाते जाएंगे, तो सिस्टमेटिक लर्निंग होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों सिस्टमेटिक, फ्यूचर बूस्ट होगा तो रेवेन्यू सिस्टमेटिकली फास्ट इंक्रीज होगा, बेटर रिस्पॉन्स टू द फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट। आज हम किसी असाइनमेंट को हैंडल करने के लिए लायक है, कल एनवायरमेंट चेंज हो गया तो क्या कीजिएगा, अब एनवायरमेंट को तो फेस करना है हमें। अब ऐसे अपने घर पे तो भाग नहीं जाएंगे, छोड़ो मैं तो हिमालय पे जा रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं धंधा। एनवायरमेंट चेंज हुआ तो हमें भी तो अपने आप को क्या करना है, चेंज करना है। चेंज कैसे करेंगे, हमारे एम्प्लॉइज लायक नहीं है जो आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है, तो बनाएंगे उन्हें लायक, क्या देंगे उन्हें, ट्रेनिंग देंगे। तो बेटर रेस्पॉन्स अगर हम सिखाएंगे तो ये हमारा रेस्पॉन्स जाएगा किसके लिए, जो फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट है, और हम भी किसके जैसे हो जाएंगे, एनवायरमेंट के जैसे हो जाएंगे। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का ये फायदा है कि ये एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से हम एक रेस्पॉन्स देते हैं किसको, फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट को, और उसके जैसे ही फिर बन जाते हैं, क्योंकि हमें उसके जैसे ही बनना है एनवायरमेंट के। फ्यूचर बूस्ट होगा तो रेवेन्यू सिस्टमेटिकली फास्ट इंक्रीज होगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। और जब इतने सारे काम हो जाएंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, वो अपने आप ही बढ़ेगी। जहां पे इंसान 8 घंटे में 5 घंटे का आउटपुट लेके आता था, अब जब हम उसे सिखाएंगे तो वो मिस्टेक कम करता है ना, और उसे स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, तो वो जो आउटपुट है वो ज्यादा आएगा। अब हमारे एम्प्लॉइज इस लायक बन जाएंगे कि भले ही 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन 8 घंटे में जो प्रोडक्टिविटी आती है ना, वो 10 घंटे की आती है। समझ में आ रही है बच्चों। कई बार देखो ऐसा होता है कि लेट सपोज इधर मेरे को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना नहीं आ रहा, एक बार के लिए फर्ज करो मेरे को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना नहीं आ रहा, अब मैं इधर ऐसे टाइम टाइम फुटी कर रहा हूँ, तुम्हारा भी और अपना भी, ठीक है ना। तो मैं लगा रहूंगा 1 घंटे तक लगा रहूंगा, क्योंकि मेरे को भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मैं तुम्हें तो क्या क्या ही कॉन्फिडेंस दिला पाऊंगा। तो उस केस में मैं भले ही मैं कितना भी मैंने अपने गट्स लगाए, 1 घंटे में मैं मुश्किल से 10 मिनट का भी आउटपुट नहीं निकाल पाया। लेकिन अगर मेरे को चीजें आती है और मुझे अपने ऊपर ये बिलीव है, ये कॉन्फिडेंस है कि तुम पूछो सवाल, मैं तो इधर तुम्हारे जवाब दूंगा, हाँ बोलो ना। और जब ऐसा होगा और जब हम ऐसी क्लास चलाएंगे, ऐसी क्लास पढ़ाएंगे, तो बेटा 1 घंटे में भी कितने घंटे का आउटपुट आएगा, 2 घंटे का आउटपुट आएगा। मुझे लगेगा कि मैं कुछ पढ़ा के आया हूँ, तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ सीख के गए हो और पढ़ के गए हो। समझ में आ रही ना बात। तो वो, लेकिन वो चीज होगी कब, जब हम सीखेंगे, ठीक है ना। एक एक टीचर भी अच्छा टीचर वो हो सकता है जो थ्रू आउट द लाइफ अपनी स्टूडेंट हो, आए दिन नई चीजें सीखता हो। ऐसा नहीं कि एक वो 1975 का ज्ञान लेके बैठ गए, ठीक है ना, और हम बार बार उसी ज्ञान को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, है ना, अपने पढ़ाने में, है ना। और टीचिंग तो खासकर ऐसा प्रोफेशन है कि जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अप टू डेट रहना पड़ता है ना। आपको अगर क्लास को वाकई में इंटरेस्टिंग बनाना है, आपको बच्चों के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा करना है, तो आपको अप टू डेटेड एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, है ना। आपको क्लास को इंटरेक्टिव बनाना पड़ेगा, नई नई चीजें बतानी पड़ेगी कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, खासकर हमारे सब्जेक्ट के लिए तो, है ना। हमारे सब्जेक्ट, अब जैसे अकाउंट्स वाला बंदा है, तो अकाउंट्स वाला बंदा तो वैसे तो अपनी प्रैक्टिस निकालेगा, अपनी प्रैक्टिस इन द सेंस इसकी अकाउंटिंग ऐसे नहीं, ऐसे करो, मशीनरी को मशीनरी में नहीं डालो, परचेज में डालो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे नहीं कर सकते ना। लेकिन हमारे सब्जेक्ट तो खासकर ऐसे है कि जिनमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अप टू डेट करके एग्जांपल्स दे सकते हैं, और उन्हें अपनी जो पर्सनल लाइफ हमारी है, जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो हमारी जो वर्क लाइफ है, उससे क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी की मैं बात कर रहा था बच्चों, कि चीजें सीख के करते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और इसका फायदा किसको होने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन को, है ना। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो तभी तो क्या होगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा। हाँ बोलो ना, वापस से जल्दी से मेरे को सारी हेडिंग बताओ। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के क्या फायदे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, फ्यूचर बूस्ट होगा तो रेवेन्यू सिस्टमेटिकली फास्ट इंक्रीज होगा। 6 हेडिंग है। फ्यूचर, प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर, फ्यूचर बूस्ट द मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। फ्यूचर बूस्ट होगा तो रेवेन्यू, ग्रेटर रेवेन्यू, सिस्टमेटिक लर्निंग, सिस्टमेटिकली फास्ट, बेटर रेस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट। फ्यूचर बूस्ट होगा तो रेवेन्यू सिस्टमेटिकली फास्ट इंक्रीज होगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी।
अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के केवल किसको फायदे नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन को फायदे नहीं होते, एम्प्लॉइज को भी फायदे होते हैं। एम्प्लॉइज को क्या फायदे होते हैं, जैम, जी फॉर ग्रोथ, उनके करियर में क्या होती है, ग्रोथ होती है। ये पॉइंट मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको, है ना, कि फ्यूचर के जो मैनेजर तैयार हो रहे हैं उनके लिए तो फ्यूचर मैनेजर तैयार हो रहे हैं, लेकिन ग्रोथ तो मेरी भी हो रही है। अगर मैं एम्प्लॉई हूँ तो मेरे करियर में ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना, वो मेरे को चीजें सिखा रहे हैं तो मैं ग्रो कर रहा हूँ अपने करियर में, ठीक है ना। तो जी फॉर ग्रोथ, करियर ग्रोथ, ई फॉर इंक्रीज्ड अर्निंग, ठीक है ना, उनका रेवेन्यू ज्यादा होगा, लेकिन जब मैं चीजें ज्यादा सीखूंगा तो मेरे को भी तो मार्केट में बेटर पे मिलेगा। भाई एक बात बताओ, आज कोई इंसान को कोई नॉलेज है, कोई स्किल्स है, और वो लगातार लगातार सीखते जा रहा है, सीखते जा रहा है, सीखते जा रहा है, तो चार लोग और इज्जत भी करेंगे ना, भले ही उसकी इज्जत ना करे, उसके काम की तो इज्जत करेंगे और उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुलाना चाहेंगे। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हाँ, वो वहां पे भी क्या कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके, ठीक है ना। लेट्स सपोज बच्चों, आप मेरे पास आते हो तो मेरे पास मेरी वजह से नहीं आते हो, जो मेरे अंदर है, जो मेरे पास जो नॉलेज है उसकी वजह से आते हो। मैं इधर आके तुम्हारा टाइम फूटी करूंगा, है ना, ऐसे तुम्हारे को ऐसे, चलो ठीक है तुम भी डांस करो मैं भी डांस करूंगा ऐसे, ठीक है ना, मजे लेंगे, तू भी मजा ले जिंदगी का, मैं भी मजा लूंगा, तो तुम आओगे क्या, नहीं आओगे। इंसान वो आप कहीं पे भी जाते हो जहां पे आपको अच्छा लगता है ना, तो आप वो उस इंसान, भाई इंसान नदी के पास जाता है तो इसलिए नहीं कि उसमें पानी है, वो इसलिए जाता है क्योंकि वो नदी उसकी प्यास बुझाएगी। समझ में आ रही है ना बात? तो आप भी तो त्रस्त हो, आपको हाँ क्या रे, कितने गंदे बच्चे हैं। हाँ जी। तो तुम ऐसा क्यों हंसे, मैंने कुछ बोला? मैं तो मैंने तो इधर आस्था चैनल चला के रखा था, तुम क्यों हंसे? हाँ जी भाई साहब, आपसे तो भैया कोई नहीं जीत सकता, जय हो प्रभु। हाँ जी, तो बात कर रहे थे हम किसकी बच्चों, इंक्रीज्ड अर्निंग की। हम ज्यादा सीखेंगे तो ज्यादा कमाएंगे। सुनो ना, जब हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होएगी तो हम ज्यादा पैसा मार्केट में कमा सकते हैं। नेक्स्ट है हाई मोटिवेशन, ठीक है ना, हमारा मोटिवेशन भी क्या रहने वाला है, हाई रहने वाला है, क्योंकि हम ज्यादा पैसा कमा भी रहे हैं, ज्यादा चीजें हमारे को आती भी है। और अगर हम नहीं सीखेंगे चीजें, मान लिया हम नहीं सीख रहे, तो बताओ मोटिवेशन कहाँ हाई रहेगा हमारा, किसने बोल दिया? अब मान लिया जैसे जैसे सुनो ना, अब जैसे सुनो ना प्लीज, जैसे अब ये बच्चा है, तो ये इसने क्या किया, वो टैक्स इनवॉइस मांग लिया, क्या मांग लिया, टैक्स इनवॉइस। अब ठीक है, इसका नॉलेज तो थी कि हाँ वैसे टैक्स इनवॉइस मांगना है, लेकिन कंप्लीट नॉलेज नहीं थी। क्या नहीं थी कंप्लीट? उसने बोला कि जी अपना जीएसटी नंबर दे दो, तो वहां से वो मूसा लेके आ गया, नहीं आ गया? हाँ जी, एक बार तो उसने भी सोचा, सुनो ना, एक एक बार तो उसने सोचा, लेकिन उसने अल्टीमेटली तुम्हारा बना दिया ना कि भाई जीएसटी नंबर दो तो मैं तुम्हारा रिफंड करा दूंगा। मान लिया अगर उसके आगे की भी तुम्हें नॉलेज होती तो तुम बोलते काहे का रिफंड, काहे का रिफंड, तुम हमें टैक्स इनवॉइस दो, हम अपने आप करा लेंगे रिफंड, हमें चाहिए नहीं रिफंड, ठीक है ना। तो ऐसा हाई मोटिवेशन, हाँ जी हाई मोटिवेशन, तो कह रहे अरे प्लीज करने दो इसे कंप्लीट, बस हो गया डिस्कशन। कह रहे कि एम्प्लॉइज जो ट्रेंड बंदे होते हैं उनका मोटिवेशन क्या रहता है, हाई रहता है, वरना वो भीगी बिल्ली बन के रहेगा, यार पता नहीं, यार बच्चे पता नहीं क्या डाउट पूछ लेंगे, पता नहीं मेरे को बताया जाएगा कि नहीं बताया जाएगा, है ना। बच के जितना है बस उतना पढ़ा के इंग्लिश की हिंदी करके निकल लो इधर से, ठीक है ना। लेकिन अगर अगर तुम्हारे अंदर नॉलेज है ना, तो ठीक है ना, हम इधर है नहीं। आगे चलो, छोड़ो जान दो, तुम कहीं और लेके जा रहे हो डिस्कशन को। नेक्स्ट है बच्चों, एस एस फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज। चलो इतने सारे पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो तुम्हारे हिस्से में भी तो एक आध आते होंगे, नहीं आते? एम्प्लॉय की सेफ्टी कैसे रहती है मित्तल साहब? हाँ, चलो कंपनी पे दिक्कत आ गई फिर। देखो वो ऐसा है, जो ट्रेंड बंदा है ना, वो उसके एक्सीडेंट के और रिजेक्शन के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मान लिया मशीनरी को हैंडल करना है तो बराबर से करेगा ना। अब जैसे कई बार वो आता है कि तुमने देखा होगा कि कोई बंदे को तुमने बुलाया, प्लम्बर टाइप को किसी बंदे को बुलाया, और आजकल जमाने किसका, ग्राइंडर का जमाना है, ठीक है ना, क्योंकि सारे ही काम किससे होने लगे, वो ग्राइंडर वगैरह से होने लगे। अब कोई जो ट्रेंड बंदा है उसे पता है कि वो कैसे पकड़ना है, ड्रिल मशीन को कैसे पकड़ना, पता पड़ा ड्रिल मशीन लगाई, वो पीछे ही भाग गई। ठीक है ना, समझा क्या? हाँ, वो अपने आप खुद ऐसे गोल गोल घूम रहा है, समझा ना। तो अभी की जो ट्रेंड बंदा है, ठीक है ना,
उस पे मान लिया वो उसका जो ग्लाइंडर की जो आगे की वो जो चक्री रहती है, वो जो क्या बोलते हैं उसे, उस पे उंगली लगा के देख रहा है, कह रहे ठीक है ना। तो अब भाई देखो, ट्रेंड बंदे को पता है कि कोई मशीनरी को कैसे हैंडल करना है, कैसे हैंडल नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई अनट्रेंड बंदा होगा तो क्या करा लेगा, वो एक्सीडेंट करा लेगा कि नहीं करा लेगा, इंजर्ड हो जाएगा। तो वो बोल रहे हैं इससे सेफ्टी भी रहती है एम्प्लॉइज की, क्योंकि वो बराबर मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए लायक हो जाएंगे, ठीक है। तो जेम्स, जी फॉर ग्रोथ, करियर ग्रोथ, ई फॉर अर्निंग, हाँ इंक्रीज अर्निंग, एम फॉर मोटिवेशन, हाई मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एंड एस फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज। लास्ट टॉपिक इज देयर बच्चों, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। दो मेथड होते किसके, ट्रेनिंग के, एक ऑन द जॉब, काम करते करते सिखाएंगे, काम करने से पहले सिखाएंगे, लर्निंग वाइल डूइंग, लर्निंग बिफोर डूइंग। समझ में आती है आपको बात, बिल्कुल। अब जो ऑन द जॉब है बच्चों, ऑन द जॉब के भी बच्चे होते हैं। पहला होता है इंडक्शन ट्रेनिंग। क्या होता है, इंडक्शन ट्रेनिंग, ठीक है ना। इंडक्शन बोले तो ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन बोले तो फैमिलियर कराना। क्या कराना, नए एम्प्लॉय को एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट से फैमिलियर कराना, ताकि वो नए एनवायरनमेंट में सेटल डाउन हो जाए और एडजस्ट हो जाए। अच्छा, ये ऑफ द जॉब सही रहेगा या ऑन द जॉब सही रहेगा? अबे ऑफिस में आओगे तो ही तो सबसे फैमिलियर कराएंगे हम, या ऐसे तो नहीं कि सबके, या सबके घर पे एक एक दिन एक एक बंदा भेजेंगे, पहले चल तू इससे फैमिलियर हो जा, फिर इससे, भाई वो ज्यादा फैमिलियर हो जाएगा इधर ही बुला लो, ठीक है ना। अच्छा, ये ट्रेनिंग कुछ घंटों से लेकर के ए ये ट्रेनिंग कुछ घंटों से लेकर के 1 या 2 या मुश्किल से 3 दिन तक की हो सकती है। कहाँ यार, 2-3 घंटे में क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। ये चलो छोड़ो नालायक, तुम इधर देख लो, ये ट्रेनिंग कैसे कराते हैं? प्रैक्टिकल, हाँ तो क्या हो गया, तू चिल्ला क्यों रहा है? प्रैक्टिकल कराया नहीं था, हाँ तो उसमें क्या रहता है, कोई आप एक क्या कर लो, आइस ब्रेकिंग सेशन क्या करा लो, ऑर्गेनाइज करा लो, या कोई आपका एक कोई लेक्चर अरेंज कर लो, है ना, या कुछ फन एक्टिविटीज कर लो, या और क्या हो सकता है, कोई फिल्म शो वगैरह क्या कर दो, आप दिखा दो। तो उसमें क्या हो जाएंगे, लोग जो अपनी नेचर के होते हैं, है ना, जो लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं। अब तुम देखो, अब तुम खुद ही देख लो ना, जैसे भाई साहब है, ये 2-3 है ना, 2-3 प्राणी है, ये देखो 2 दिन से ऐसे बैठे थे, हाँ ठीक है, बहुत बहुत गहरी बात चल रही है, बहुत ऊंची बात चल रही है। अरे धीरे 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 इनके चेहरे पे हंसी आनी चालू हुई, हाँ जी, धीरे धीरे इनके चेहरे पे हंसी आना चालू हुई। असली रंग तो तुम देखना 1 हफ्ते बाद दिखाएंगे अपना, समझ में आ रही है। ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, सेटल डाउन हो रहे हैं, फैमिलियर हो रहे हैं। तो इनकी एक टाइप से मान लो कि ओरिएंटेशन ट्रेनिंग चल रही है, हाँ जी। तो ये चीज हो गई बच्चों। नेक्स्ट है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ये क्या होता है अप्रेंटिसशिप? अप्रेंटिसशिप किसके लिए होता है, स्किल्ड के लिए होता है, या मतलब जो प्रोफेशनल जॉब होती है, या जो मैनेजरियल होती है, या जो सेमी स्किल्ड टाइप की जो जॉब होती है? बोलो किसके लिए होता है, स्किल्ड के लिए और सेमी स्किल्ड के लिए, ठीक है ना। जहाँ पे क्या रहता है कि देखो, जो अगले वाली ट्रेनिंग है इंटर्नशिप है, उसमें और इसमें ये फर्क होता है कि जो इंटर्नशिप होती है वो प्रोफेशनल लोगों के लिए होती है, जो मैनेजरियल पोजीशंस होती है उनके लिए होती है। यहाँ पे क्या होता है, जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब होती है उनके लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है। आपने देखा होगा कि कभी क्या ऐसा होता है, इलेक्ट्रीशियन के साथ या प्लम्बर के साथ एक छोटू आता है। कौन आता है? वो जो छोटू होता है, तुम्हारे लिए नजरों में छोटू होता है, वैसे उसको टेक्निकली बोलेंगे अप्रेंटिस। क्या बोलेंगे? अप्रेंटिस। और उसकी कौन सी ट्रेनिंग चल रही होती है? अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चल रहा होता है, ठीक है ना। तो देखो, इसमें होता क्या है कि जो ट्रेनी होता है, जिसको हम अप्रेंटिस बोलते हैं, वो किसके सुपरविजन में काम करता है, किसकी देखरेख में काम करता है? जो एक्सपर्ट होता है, जो एक्सपर्ट होता है उसकी देखरेख में काम करता है। जो एक्सपर्ट उसे गाइड करता है, उसकी हेल्प करता है, जो भी उसकी जो जॉब है उसको सीखने में, ठीक है ना। ये ऑन द जॉब का एक मेथड है। इसका जो टाइम पीरियड होता है बच्चों, 2 से लेकर के 5 साल होता है। लेकिन अगर कोई इंसान 2 से 5 साल में भी नहीं सीखा, या उसे कोई एडवांस चीजें सीखनी है, तो वो वो नहीं सीखेगा, वो नहीं, उसको एडिशनल टाइम दिया जाएगा। क्या दिया जाता है? लेकिन 2 से 5 साल का टाइम में काफी लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, उसमें सीख जाएगा, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ना ट्रेनिंग को क्या मिलता है, एक नॉमिनल अमाउंट मिलती है। क्या मिलती है? सारे बच्चे बोलो, नॉमिनल अमाउंट को उसको क्या बोलते हैं? स्टाइपेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
स्टाइपेंड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मेथड होता है, ये जो स्किल ट्रेड होते हैं जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर वगैरह वगैरह, ये उसमें चलता है। नेक्स्ट है बच्चों इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में क्या रहता है, ये एक जॉइंट प्रोग्राम होता है किसका, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनका, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज होती है, कॉलेजेस होते हैं, उनका एक जॉइंट प्रोग्राम होता है जहां पे बच्चे पढ़ भी रहे होते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर करने के लिए वो उन ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे डॉक्टर जो जो लोग एमबीबीएस करते हैं तो साथ में वो जिस भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं वो अपनी कंटिन्यू रखते हैं पढ़ाई, एग्जाम्स वगैरह देते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं। यस और नो। अभी जैसे आप सुभारती में जाओ तो सुभारती में आप जितने भी आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, डॉक्टर के साथ दो चार बंदे मिलेंगे साथ में। वो बंदे कौन होते हैं, वो पढ़ाई भी कर रहे होते हैं और सीख भी रहे होते हैं। आप एम्स में जाओगे तो एम्स में भी आपको ऐसा ही मिलेगा, ठीक है ना। आप इधर जाओगे मुरादाबाद जाओगे टीएमयू में जाओगे तो वहां पे भी ऐसा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बच्चों, ये इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप क्या होता है, ज्वाइंट प्रोग्राम, ठीक है। जो बंदा जो ट्रेनी होता है उसे यहाँ पे अप्रेंटिस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, इंटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्हें भी एक नॉमिनल अमाउंट मिलती है, किसकी फॉर्म में, मतलब ऐसे गरीबों को देते हैं नॉमिनल अमाउंट, उसे बोलते हैं स्टाइपेंड। क्या बोलते हैं, स्टाइपेंड बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने इसके लिए बताया आपको, एमबीबीएस वाले बच्चे जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, जो सीए स्टूडेंट्स होते हैं वो भी जाते हैं, जो बड़ी ऑडिट फॉर्म्स होती है या जो सीए फॉर्म्स होती है उनमें जाकर के वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं, ठीक है ना, ऑडिट वगैरह करते हैं, वो सारी चीजें। यहाँ पे बच्चों क्या हो जाता है, हमारे जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है उसका रिवीजन पूरा हो जाता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के कितने बच्चे होते हैं, 3 होते हैं, इंडक्शन, अप्रेंटिस और तीसरा इंटर्नशिप, ठीक है ना। बात करते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड की। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वही जो लर्निंग बिफोर डूइंग होता है, पहले सीखो देन, अभी जैसे मैं आपको चीजें बता ही रहा हूँ, सिखा ही रहा हूँ, तो ये ऑफ द जॉब है। क्या है, ऑफ द जॉब है। मैंने पहले भी बताया था जब आपको मेन लेक्चर में बताया था कि ऑफ द जॉब का ये क्लासरूम सेशन है। क्या है, वो हमारे सिलेबस से हटा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, जो है हमें यहाँ पे वो पढ़ना है। क्या है हमारे यहाँ पे, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है। क्या है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है कि वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, एक्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, मतलब डमी मॉडल्स होते हैं, उनपे हमें क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। बिकॉज जो एक्चुअल जो मशीनरी है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और बहुत एक्सपेंसिव भी होती है। कहीं जो एम्प्लॉइज है, मतलब अभी तो वो एम्प्लॉय भी नहीं है, जो ट्रेनी है वो उसे मिसहैंडल करके उसे नुकसान ना पहुंचा दे मशीनरी को, या अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। तो दैट्स व्हाई, तो एक यहाँ पे क्या बनाए जाते हैं, डमी मॉडल्स बनाए जाते हैं, उनपे क्या किया जाता है, सिखाया जाता है, ठीक है ना। आर्मी में बहुत ज्यादा चलती है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। आर्मी में ऐसा ऑन द जॉब तो होगी नहीं, आर्मी में ऑफ द जॉब होती है ना। पहले वो पूरा एम्बियंस क्रिएट किया जाता है, पूरा माहौल क्रिएट, एनवायरनमेंट बनाया जाता है कि भाई हम यहाँ पे ऐसे ऐसा ऐसा होगा, यहाँ से हमें ऐसे अटैक करना है, एक टीम इधर से निकलेगी, टीम अल्फा इधर से जाएगी, बीटा इधर से जाएगी, गामा इधर जाएगी, रो थीटा सब, ठीक है ना। हाँ, नासा और इसरो वगैरह वगैरह है, ठीक है ना। तो ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हो गई बच्चों। यहाँ पे डुप्लीकेट मॉडल क्रिएट किए जाते हैं। और इसी के साथ साथ बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है इसका रिवीजन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। काफी बड़ा चैप्टर है। थैंक यू वेरी मच बच्चों। अभी नेक्स्ट क्लास रिकॉर्ड करेंगे हम।